A very good morning to all my dear students. Good morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am CS Shweta, and today we are starting with a very fresh new act, that is Payment of Gratuity Act 1972. तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। हमने सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में ESIC EPF काफ़ी बातें करी हैं, मैटर्निटी एक्ट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, राइट? So let's start with this chapter. When you talk about PPT of this chapter in a form of PDF will be given to you on a Telegram channel whose link is in the description box. आप उस लिंक पे जा सकते हो, आपको ये नोट्स वहाँ पे मिलेंगे। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और कुछ नहीं तो यू आर माई नंबर, यू कैन गो देयर एंड आस्क फॉर दिस PPT इफ यू विल नॉट फाइंड इट। ऐसा नहीं कि बिल्कुल देखना ही नहीं है भाई, मैम गिव अस द PPT, गिव अस द नोट्स। सो सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो व्हाट डू मीन बाय ग्रेचुटी और ये एक्ट क्यों बनाया गया है? तो सबसे पहले ग्रेचुटी इज अमाउंट, इज अ लम्प सम अमाउंट विच इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। ठीक है, लम्प सम अमाउंट है, फॉर्मूला से ये अमाउंट निकाला जाता है, पर क्या कौन सा अमाउंट है ये एक ऐसा अमाउंट है जिसका जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। अच्छा, ऐसा भी कोई अमाउंट है? अभी तक तो हमने यही सुना था कि एम्प्लॉय को तो सिर्फ सैलरी, वेजेस मिलते हैं। व्हाट इज दिस अमाउंट? दिस अमाउंट इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन रिटर्न ऑफ द डेडिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय दैट he has shown to the organization. अब एक एम्प्लॉय उसने बहुत समय तक काम किया है ऑर्गेनाइजेशन में, वो बदले में जो उसको उसका एम्प्लॉयर एक टोकन अमाउंट दे रहा है व्हेन ही लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन और रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन के समय जो अमाउंट दिया जाता है, एक लम्प सम अमाउंट दिया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेचुटी। That's very cool, that's very good कि अरे अभी एम्प्लॉय का एक एफर्ट भी रिकॉग्नाइज हो रहा है कि उसका डेडिकेशन जो उसने दिखाया अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसको एज अ रिटर्न एम्प्लॉयर छोड़ने पे दे रहा है एक लम्प सम अमाउंट। तो ये तो बहुत अच्छा बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए। बट अभी हमारे इस एक्ट में ये बात, अगर ये एक ओपन एंडेड चीज हो जाए कि एम्प्लॉय के डेडिकेशन पे एम्प्लॉयर अमाउंट देगा और कोई कानून नहीं होता सपोजिंगली, तो आपको लगता है कि कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलेगा कि हाँ ये डेडिकेशन दिखाता है? नो। हाउ द डेडिकेशन विल बी मेजर्ड? मतलब किसको बोलते हैं डेडिकेशन या एक लॉयल्टी किसको बोलते हैं? उसको मेजरेबल चीज तो नहीं है। तो ये एक्ट हमारे देश में है विच इज अ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन फॉर एम्प्लॉइज, दैट इज पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972. Under this act, employers pay gratuity amount to their employees as a token of appreciation for their contribution. It is a monetary benefit. हाँ, अभी कोई अवार्ड नहीं पकड़ा रहे, एम्प्लॉयर आपको अवार्ड सर्टिफिकेट देके बाय बाय नहीं कर रहा, मेडल पहना के बाय बाय नहीं कर रहा, वो कह रहा है दिस इज द अमाउंट विच इज क्रेडिट ऑफ योर ग्रेचुटी अकाउंट और ये आपको मिल रहा है। It is applicable on almost all the enterprises like employees engaged in mines, factories, plantation, etc. after their retirement. So after their retirement, superannuation या अगर डेथ हो गई तो of course nominees को ये अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, अभी आपने सुन तो लिया कि अमाउंट दिया जाता है, ये भी सुन लिया कि हाँ ये एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, बट अभी हमें यहाँ पे जानना है कि कब देता है, कितना लॉयल्टी, मतलब कितना 50 साल 20 साल 25 साल काम करें, कितना काम करें, कितने साल पे दिया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और कब दिया जाता है, एम्प्लॉयर कब देता है एम्प्लॉय को ये ग्रेचुटी। So Gratuity Act Section 1 Subsection 3 applies to every factory, mine, oil field, plantation, port and railways company, every shop or establishment within the meaning of law for the time being in force। जो shops and establishment act या particular state law के अंडर आती हैं, उन पे भी अगर किसी पिछले 12 महीने में अगर उन्होंने अपने एस्टैब्लिशमेंट में 10 या 10 से ज्यादा लोग रखे हैं तो उनके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लगता है। ठीक है, इनफैक्ट इस डेफिनेशन को काफी ब्रॉड करके काफी चीजें इंक्लूड भी कर दी गई हैं। Any other establishment where 10 or more people are working or employed on any day preceding 12 month, मतलब इसका क्या मतलब होता है any day preceding 12 month?
पिछले 12 महीने में किसी एक दिन भी अगर 10 से ऊपर वर्कर तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये एक्ट लागू हो जाएगा. इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन द एक्सेस ऑफ पावर्स, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर to extend this act on those establishments, those organizations also who are under motor transport undertaking, clubs, chamber of commerce, industry, inland water transport establishment, solicitor offices, local bodies, educational institutions, societies, trusts, circus industry, जहां पे 10 or more persons are employed or were employed during any day preceding 12 months. मतलब पहले एप्लीकेबिलिटी देखी जाए तो फैक्ट्री, ऑयल माइन फील्ड, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, रेलवे कंपनी पे लग रहा है. हर वो शॉप एस्टैब्लिशमेंट पे लग रहा है जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. उन एस्टैब्लिशमेंट पे भी लग रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करा है नोटिफिकेशन के जरिए कि इस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लगेगा. प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर ये एक्ट को एक्सटेंड करा है. राइट, सो दिस इज वेयर द एक्ट इज एप्लीकेबल. क्योंकि क्या है ना, अभी हमने बात करी कि एक्ट एक सोशल सिक्योरिटी है. सोशल सिक्योरिटी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक लमसम अमाउंट एज अ सिक्योरिटी, ऐसा अमाउंट दिया जा रहा है एम्प्लॉय को. एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, अभी उसके जो उसने सेविंग करा है, लेकिन अब वो इंसान का जो रेगुलर इनकम है वो रुकने वाला है ना, क्योंकि वो इंसान रिटायर हो रहा है, सुपर एनुएशन या डेथ हो गई है उसकी, तो उसके डिपेंडेंट्स हैं. तो ये जो अमाउंट एम्प्लॉयर देगा एम्प्लॉय को, या अगर वो नहीं है तो उसके नॉमिनी, जो उसके डिपेंडेंट्स है, नॉमिनीज फैमिली है, उनको ये अमाउंट इज गोइंग टू बी द सिक्योरिटी. इट्स अ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. एंड लेकिन इस अमाउंट को लेने के लिए पहले तो ये एक्ट लगना चाहिए आपके, एप्लीकेबल होना चाहिए आपके एस्टैब्लिशमेंट पे. दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आने चाहिए. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने वो लॉयल्टी दिखाई होनी चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तभी आपको ग्रेचुइटी मिलेगा. अभी मैम लॉयल्टी कैसे दिखाते हैं, मतलब डेडिकेशन कैसे दिखाएंगे? एम्प्लॉयर के लिए तो हमेशा एम्प्लॉय कमी निकालेंगे, उनको कैसे डेडिकेशन, या वो हमें कैसे अप्रिशिएट करेंगे? मतलब what an employee needs to do to gain that amount, that monetary benefit as a token of appreciation from employer. तो ऐसा क्या करना है एम्प्लॉय को? We are going to read everything. अभी हमने बात करी है सिर्फ एप्लीकेबिलिटी की, where this act applies to, right? So application of this of the act to an employed person depend on two factors. First, पहले तो आपके ऊपर ये, आपके एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट लगना चाहिए. सेकंड, आप एम्प्लॉय की डेफिनेशन में होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया. ये तो दो बेसिक बातें हैं. तो टर्म ग्रेचुइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्रेटिचुअस. Gratuitous is basically, some kind of benefit that you have given to the organization. अब employer आपको ये appreciation token amount दे रहा है in a form of gratuity. Gratuity is word is taken from gratuitous. 16 सितंबर 1972 से ये एक्ट हमारे देश में applicable हुआ था, right? 1972 ग्रेचुइटी एक्ट. नेक्स्ट हम इस पे बात कर रहे हैं नोटिस ओपनिंग, चेंज एंड क्लोजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, डिस्प्ले ऑफ नोटिस. तो सबसे पहले तो एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए बोला जा रहा है कि आपके ऊपर जैसे ही एक्ट लगेगा, आपको जब पता चलेगा कि आपके ऊपर ये एक्ट लग रहा है, ठीक है ना, तो रूल 3 ऑफ ग्रेचुइटी रूल्स जो हैं प्रोवाइड्स दैट विद इन 30 डेज. अभी पीछे क्या पढ़ा कि इन एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर ये एक्ट लगना शुरू हो जाता है. वो फैक्ट्री, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, माइंस, इनके ऊपर लगता ही है. शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट जो है जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं किसी भी एक दिन पिछले 12 महीने में, उनके ऊपर ये एक्ट लगेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको नोटिफाई करेगी उनके ऊपर ये एक्ट लगेगा. उसमें बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर ये एक्ट को एक्सटेंड करा भी है. सर्कस इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सो मेनी अदर इंडस्ट्रीज जो जिन पे पहले ये एक्ट नहीं लगता था, राइट? तो उनके ऊपर अब ये एक्ट लगना एप्लीकेबल शुरू हो गया है. अभी मेरी एस्टैब्लिशमेंट में है, यहाँ पे 7 लोग काम करते हैं, ठीक है. अब मैंने 2-4 और लोगों को हायर करा. So even if one day, if my establishment is falling under the category of gratuity act, तो मेरे ऊपर
ग्रेचुटी लगेगा, प्लस मेरे यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे होने चाहिए, 10 और मोर ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, इवन फॉर 1 डे। तो जैसे ही मेरे ऊपर ये एक्ट लगना शुरू हो जाएगा ना, मुझे मेरे एरिया के कंट्रोलिंग अथॉरिटी इस एक्ट के अंडर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है मेरे एरिया के, मतलब मेरे जहां पे मेरी स्टैब्लिशमेंट है उस एरिया का ज्यूरिसडिक्शन जिस भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास है, मुझे उनको फॉर्म भर के देना है, फॉर्म ए। कौन सा फॉर्म? फॉर्म ए। सो ग्रेचुटी एक्ट में आप जाएंगे, फॉर्म डाउनलोड करेंगे एंड वहां पे अगर आप देखेंगे कंट्रोलिंग अथॉरिटी को आपको फॉर्म भर के देना होता है 30 दिन के अंदर अंदर। जैसे आज अगर आपके ऊपर एक्ट लगा तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म ए भर के देना है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। Form B shall be submitted by the employee in case of any change of the name, address of the establishment. And Form C you need to fill up when you are closing the establishment. तो establishment के ऊपर एक्ट लगा, फॉर्म ए। एस्टैब्लिशमेंट में कोई चेंजेस आए, फॉर्म बी। एस्टैब्लिशमेंट बंद हो रही है, फॉर्म सी। किसको दे रहे हैं? कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अभी मैम फॉर्म नंबर तो आप ऐसे हमें रटवा रहे हो, फॉर्म ए इसलिए, फॉर्म बी इसलिए, फॉर्म सी इसलिए, ये तो बताना ही पड़ेगा ना। इसका क्या लॉजिक निकालो, इसको तो लर्न करना ही पड़ेगा कि फॉर्म ए एक एम्प्लॉयर को अपने एरिया के ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भर के देना पड़ता है फॉर्म। वाई ग्रेचुटी तुमने देनी है, एम्प्लॉय को देनी है। तुम्हारा एम्प्लॉय है या नहीं वो तुम जानो। वाई व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी? क्यों उनको ये फॉर्म एबीसी भर के देने हैं? कंट्रोलिंग अथॉरिटी ग्रेचुटी एक्ट के अंडर बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, वेयर इन दे कीप एन आई। अभी देखो ये कानून बनाया गया है, ठीक है ना। अब मैं एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, मेरे अंडर एम्प्लॉयज काम करते हैं, सपोजिंगली मेरे अंडर 15 एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है। अब मैं उनको ग्रेचुटी दूंगी जब उनका समय आएगा। सबका समय अलग होगा, अभी हर कोई इकट्ठा तो रिटायर नहीं हो जाएगा ना, हर किसी का अपना समय आएगा। 15 लोग मेरे अंडर काम करते हैं, बट डोंट यू थिंक दैट बीइंग अ एम्प्लॉयर इट्स अ ह्यूज कॉस्ट? नहीं मैम, इस पे तो डिबेट कर सकते हैं, एम्प्लॉय ने भी तो कितना साल आपको मेहनत करी है, काम करा है। तो एम्प्लॉयर बोल रहा है मैंने सैलरी तो दी है ना, वाई दिस अमाउंट? पर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतने सालों तक काम करा है। एज पर ग्रेचुटी एक्ट मिनिमम 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस देगा एम्प्लॉय, तभी उसको ग्रेचुटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अगर उसने 2 साल काम किया, 1 साल छोड़ के चला गया, फिर आ गया, फिर 6 महीने चला गया, ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। कॉन्टिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए 5 साल तक, उसके बाद ही ग्रेचुटी मिलेगी, ठीक है। तो आप समझ गए ना, जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक्ट के हिसाब से लॉयल्टी डेडिकेशन क्या है, दैट इज द एम्प्लॉय नीड्स टू वर्क फॉर एटलीस्ट 5 years गिविंग कॉन्टिन्यूअस सर्विस टू द एस्टैब्लिशमेंट, तभी वो एक्ट तभी आपको ग्रेचुटी का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अभी कंटिन्यूअस सर्विस का भी सेक्शन 2A में बहुत डिटेल में है कि किसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सर्विस। मतलब अगर आप बोलो कि एम्प्लॉय का पैर टूट गया है, उसको फ्रैक्चर हो गया, उसको 3 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला गया है, तो वो नहीं आ पाएगा, तो उस बेचारे की क्या गलती? तुम्हारी कंपनी में कहा, एस्टैब्लिशमेंट में काम करते करते उसका हाथ पांव टूट गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, 3 महीना उसको बेड रेस्ट बोला है, तो आप तो बोलोगे कंटिन्यूअस सर्विस नहीं दी, वो बीच में चला गया था। तो भाई लॉ हर चीज सोचता है, ऐसा नहीं है। परमिसिबल इंटरप्शंस दिए लॉ ने। लॉ कह रहा है कुछ चीजें हैं जो ऐसे इंटरप्शंस होते हैं जो परमिट है लॉ की तरफ से, कि हाँ अगर इस चीज को लेके ब्रेक आया नो प्रॉब्लम, उसको ब्रेक इन सर्विस नहीं मानेगा लॉ। लॉ कह रहा है कंटिन्यूअस सर्विस की डेफिनेशन जरूर हम दे रहे हैं, लेकिन परमिसिबल इंटरप्शन के साथ, कि अगर आपने इन रीजन, सपोज परमिसिबल इंटरप्शन आप आगे करोगे, इन केसेस की वजह से अगर आपने छुट्टी ली है लंबे समय के लिए, तो उसको ब्रेक इन सर्विस नहीं माना जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये ग्रेचुटी एक्ट, वील टॉक अबाउट इट। डिस्प्ले ऑफ नोटिस, यहाँ कह रहा है रूल 4 एम्प्लॉयर शैल डिस्प्ले कॉन्स्पिशियसली। अभी जैसे एम्प्लॉयर आपके यहाँ पे 7 लोग काम करते थे, 8 करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे 12-15 लोग काम करते हैं, ग्रेचुटी एक्ट आपके एस्टैब्लिशमेंट पे लगता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज you need to paste that notice conspicuous place, मतलब जहां पे हर किसी की नजर जाए। ऐसा नहीं पिलर के पीछे चिपका पड़ा है, किसने पढ़ा ही नहीं, तो हर किसी को पता होना चाहिए कि यस हमारे एस्टैब्लिशमेंट पे अब ये एक्ट लागू होगा, राइट। कौन से लैंग्वेज में? इंग्लिश, और वो लैंग्वेज जो वहां की वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, जो मोस्ट ऑफ द वर्कर समझते हैं, ठीक है ना।
specifying the officer with designation by the employer to receive on this behalf notice under the act. तो कह रहे हैं कि यहाँ पे वहां पे ऑफिसर का नाम भी होगा कि यहाँ हमारे एस्टैब्लिशमेंट के मिस्टर कुमार हैं, वो इस चीज को देखते हैं, तो हमारे एस्टैब्लिशमेंट पे अब ये एक्ट लगना चालू हो जाएगा. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस एक्ट के बारे में आगे, और आगे पढ़ने से पहले वी हैव टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, राइट. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. जब भी स्टूडेंट्स एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात आती है ना, सो वी टॉक अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. तो जो अंडरटेकिंग सेंट्रल के कंट्रोल के अंडर आती है उनके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल है, और इन एनी अदर केस इट इज स्टेट गवर्नमेंट, राइट. और मैंने आपको बताया था कि इट्स ऑलवेज लाइक माइंस, रेलवेज, पोर्ट, ऑयल फील्ड, फैक्ट्रीज अंडर गवर्नमेंट एंड प्लांटेशन, इनके लिए तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है? सेंट्रल. In relation to establishment who are belonging to or under the control of central, having branches in more than one state, but they are under the control of the central, or any factory belonging under the control of central government, or any port, mine, oil field, railway company, उनके लिए क्या है appropriate government? कौन है? Central government. In any other case it is स्टेट गवर्नमेंट. सो व्हेनेवर आप एक्ट में पढ़ेंगे द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फ्रेम रूल्स, तो आपको पता होना चाहिए कौन से एस्टैब्लिशमेंट के लिए कौन सी गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम कर रही है. सो एस्टैब्लिशमेंट विच आर बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल, उनके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट. अदर इन एनी अदर केस इट इज स्टेट गवर्नमेंट. सेकेंड डेफिनेशन इज, सबसे बढ़िया टॉपिक तो इसमें है कॉन्टिन्यूअस सर्विस वाला. मतलब अगर मैं आपका पेपर बनाऊंगी तो मैं कॉन्टिन्यूअस सर्विस का जरूर क्वेश्चन डालूंगी कि मिस्टर सपोज जो भी मिस्टर जेके हैं, उन्होंने इतना काम किया, फिर ये हो गया, फिर ऐसा हुआ, अब बताइए कंटिन्यूअस सर्विस आ रहा है डेफिनेशन में या नहीं. आपने देखा भी, अब आपके पेपर में ये चीज देखी जाती है, आपको एक बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाता है और नीचे आपसे ABCD करके क्वेश्चन पूछा जाता है इसी कॉम्प्रिहेंशन में से. हालांकि ऐसा नहीं है कोई भी कॉम्प्रिहेंशन आ गया that particular passage is very much related to any of the act that you have studied in labor law, है ना. तो ये जो पैसेज जो आपको दिया जाता है, पैसेज फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है जो आपके एक्ट में आपने बात करी है. हो सकता है ग्रेचुइटी के से रिलेटेड हो जाए, EPF से रिलेटेड आ जाए, ESIC से रिलेटेड आ जाए. तो हमें कॉन्सेप्चुअली भी चीजें क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, जिन बच्चों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर होती है उनको वो बड़े अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं. एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कौन आ रहा है? एम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन अदर देन अप्रेंटाइज, क्योंकि आपको पता है कि अप्रेंटाइज कम्स अंडर अप्रेंटाइज एक्ट. Who is employed for wages, whether the terms of employment are express or implied, चाहे वो express employment है, implied है, manual काम है, किसी प्रकार का काम है जो मेन ऑयल फील्ड, फैक्ट्री, प्लांटेशन, जिसके भी ऊपर ये एक्ट लग रहा है, अगर आप वहां पे काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं और वहां से वेजेस ड्रॉ कर रहे हैं, वहां से कोई मॉनेटरी टर्म्स में कुछ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत कुछ ड्रॉ कर रहे हैं मॉनेटरी बेनिफिट, यू आर एम्प्लॉय. But does not include any person who holds a post under central or state and is governed by any other act or by rules providing for payment of gratuity. कह रहे हैं अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई पर्सन है और ऑलरेडी ऐसा बेनिफिट गवर्नमेंट आपको दे रही है विच इज इक्वल इनटू ग्रेचुइटी, तो आप एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएंगे. अप्रेंटाइज भी नहीं आएगा डेफिनेशन में, राइट. आगे नेक्स्ट डेफिनेशन इज एम्प्लॉयर. बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि ये तो वो इंसान है जिसने ग्रेचुइटी देनी है, और ये इंसान छोड़ के भी जा सकता है, बोलेगा मैं तो एम्प्लॉयर नहीं हूँ. क्योंकि जब भी आप ये शब्द सुनते हो ना एम्प्लॉयर, तो आपको पता है क्या लगता है, ये वो इंसान है जिसने जॉब दी है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है. सो ही इज अ एम्प्लॉयर, आई एम अ एम्प्लॉय. बट अगर ये इंसान बोले, एम्प्लॉयर बोले, सपोजिंग किसी एस्टैब्लिशमेंट में मिस्टर ए है, वो बोले मैंने तो इस इंसान मिस्टर जे को नहीं रखा अपने एस्टैब्लिशमेंट में, मैं तो इनका एम्प्लॉयर नहीं हूँ, मैं तो ग्रेचुइटी नहीं दूंगा. तो कोई अपनी कॉस्ट से बचने के लिए ऐसा भी बोल सकता है. तो लॉ कह रहा है कि आई विल क्लैरिफाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एनी एस्टैब्लिशमेंट, एनी factory, mine, oil field, railway, port, shop, any establishment belonging to,
या तो वो है ही सेंट्रल की और अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और अ स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रही है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ रही है, तो गवर्नमेंट ने जरूर एक पर्सन को, अथॉरिटी को या पर्सन को अपॉइंट किया होगा। फॉर व्हाट पर्पस? एम्प्लॉयमेंट पर्पस, फॉर द सुपरविजन और कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज। और अगर किसी पर्सन को एम्प्लॉय नहीं करा तो जो हेड ऑफ द मिनिस्ट्री है दैट पर्सन विल बी कंसर्न्ड एज द एम्प्लॉयर। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है, तो अगर रेलवे किसी डिपार्टमेंट में अपॉइंट नहीं करा आपने एज अ एम्प्लॉयर किसी को, या देख रेख के लिए एम्प्लॉय नहीं करा है अथॉरिटी को, तो डिपार्टमेंट हेड ऑफ द मिनिस्ट्री विल बी द एम्प्लॉयर। Belonging to or under the control of local authority, the person appointed by local authority for supervision of employees, that person will be called as employer। या जहां पे कोई पर्सन को एम्प्लॉय करा ही नहीं गया, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ लोकल अथॉरिटी विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयर। वही वहां से रिलीज करेंगे सैलरी, और एम्प्लॉयज मतलब सैलरी कह रही हूँ, ग्रेजुटी रिलीज करेंगे और उनको मिलेगी। इन एनी अदर केस, पर्सन जिसके पास पावर है, अल्टीमेट कंट्रोल है एम्प्लॉयज पे नजर रखने का, उनको निकालने का, चाहे किसी भी स्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री, माइन, पोर्ट, रेलवे कंपनी में, जहां पर भी, दैट पर्सन, चाहे उसको आप मैनेजर के नाम से बुलाओ या किसी भी नाम से बुलाओ, दैट पर्सन विल कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर, राइट। अदरवाइज ये लोग बोल सकते हैं हम तो इस डेफिनेशन में नहीं आते, या हमने तो जॉब नहीं दी। यू अंडरस्टैंड? तो बहुत डाइवर्स में बताई गई है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन। फैमिली, क्या इनके बारे में जानना जरूरी है? वाई वी आर डूइंग द डेफिनेशन ऑफ फैमिली? बिकॉज ग्रेजुटी, अगर इंसान की डेथ हो गई है, मिस्टर जेके ने 11 साल सपोज जॉब करी, उनकी डेथ हो गई है, तो उनको ग्रेजुटी तो मिलेगी। तो अब उनकी डेथ हो गई तो किसको मिलेगी? उनकी फैमिली को। फैमिली में कौन आता है? अगर मेल एम्प्लॉय है और फीमेल एम्प्लॉय है, तो अगर मेल एम्प्लॉय है तो एक तो हिमसेल्फ, ठीक है, वो नहीं है। अगर वो नहीं है, उसके फैमिली में कौन कौन आता है? उसकी वाइफ, उसके बच्चे, चाहे मैरिड है बच्चे या अनमैरिड है, उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड द डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ वाइफ, विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन, अगर है तो, नहीं है तो अलग बात है। फीमेल एम्प्लॉय में भी वही है, फीमेल के अगर आप देखिए, हर सेल्फ, हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन, चाहे बच्चे मैरिड है या अनमैरिड है, डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हर हस्बैंड एज वेल एज उसके खुद के डिपेंडेंट पेरेंट्स भी इसमें आते हैं। या फिर कोई बच्चा या विडो है उसके बेटे की, जिसकी पहले ही डेथ हो गई है, मतलब एक लेडी एम्प्लॉय जिससे पहले उसके बेटे की डेथ हो गई है, तो उसके भी कोई बच्चे या विडो है, तो वो भी फैमिली का पार्ट माने जाएंगे, राइट। आगे, यस, चलिए फैमिली हो गया। नेक्स्ट, रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन ऑफ वेजेस। रिटायरमेंट, स्टूडेंट्स रिटायरमेंट होता है जब इट इज अ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, अदरवाइज जो ऐसी आप अपनी सर्विस खत्म कर रहे हो, जो सुपर एनुएशन से खत्म नहीं हो रही है, उसको रिटायरमेंट बोलते हैं। लाइक सुपर एनुएशन क्या होता है? सुपर एनुएशन इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय मीन्स अटेनमेंट बाय द एम्प्लॉय ऑफ द एज दैट इज फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशन ऑफ सर्विस। जैसे किसी सर्विस की जो रिटायरमेंट एज है, मतलब हम रिटायरमेंट ही बोलते हैं, उसकी सुपर एनुएशन जो एज है छोड़ने की सर्विस, वो है 62 ईयर्स। अब इंसान जैसे 62 ईयर्स होगा, उसका सुपर एनुएशन हो जाएगा, उसको अपनी एम्प्लॉयमेंट की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और अगर वो एज ना आने के बजाय वैसे ही अगर उससे पहले ही अपनी पोजीशन छोड़ता है वो इंसान, तो दैट इज रिटायरमेंट। बोलोगे मैम हम तो कॉमनली रिटायरमेंट ही बोलते हैं। यस, हम कॉमनली जनरली रिटायरमेंट ही बोलते हैं। वेजेस, वेजेस क्या होती है ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे ही हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट होगा ग्रेचुटी का। सो एम्प्लॉय जो अपनी ड्यूटी के समय जो मॉनेटरी बेनिफिट लेता है एस्टैब्लिशमेंट से, दैट इज वेजेस, जिसको दी जाती है इंक्लूडिंग डीए, बट डज नॉट इंक्लूड बोनस जो दिया जा रहा है, वो वेजेस का हिस्सा नहीं है। कमीशन वेजेस का हिस्सा नहीं है। एचआरए अगर है तो वेजेस का हिस्सा नहीं है। ओवर टाइम वेजेस का हिस्सा नहीं है। कोई भी अलाउंस वेजेस का हिस्सा नहीं है।
तो प्योर आपके बेसिक प्लस डीए को कैलकुलेट करा जाता है एज अ वेजेस। बहुत जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला आगे जाके हमने पढ़ना है, तो उसके लिए हमें वेजेस की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाता है हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 2A। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें कंटिन्यूस सर्विस की बात करी गई है, और देखा जाए तो ग्रेचुटी डिपेंडेंट ही इसके ऊपर है, क्योंकि अगर आपकी कंटिन्यूस सर्विस नहीं है तो आपको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, है ना। तो आज हम ये सेक्शन 2A कंप्लीट करेंगे, 2A1, 2A2, 2A3। मतलब सेक्शन 2A में भी तीन बड़े इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं, 2A1, 2A2, 2A3, और ये तीनों ही ना बात कर रहे हैं कंटिन्यूस सर्विस की। ये कहता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, ये कहता है कंटिन्यूस सर्विस क्या होती है, ये बताएगा आपको। 2A1 बताएगा अबाउट कंटिन्यूस सर्विस, 2A2 पता है क्या बताएगा, डीम्ड। मतलब डीम्ड का मतलब समझते हैं ना, मतलब यू आर कंपल्सरीली विल बी प्रिज्यूम टू बी इन कंटिन्यूस सर्विस। मतलब 2A2 कह रहा है कि अगर आप 2A1 में नहीं आ रहे हो ना, अभी देखो कोई भी एम्प्लॉय चाहेगा ना मेरी ग्रेचुटी मिले मुझे, कोई चाहेगा कि मेरी ब्रेक इन सर्विस हो जाए और मुझे मेरी ग्रेचुटी ना मिले, कोई नहीं चाहेगा ऐसा। हर कोई चाहेगा कि मुझे मेरी लमसम अमाउंट मिले, ठीक है। अब यहाँ पे 2A1 कह रहा है अगर आप 2A1 में आ रहे हो तो आपकी कंटिन्यूस सर्विस है। 2A2 कह रहा है अगर आप बाई डिफॉल्ट 2A1 में नहीं आ रहे हो कोई चिंता नहीं है, 2A2 में देख लो, क्या पता 2A2 में फॉल कर जाओ, 2A2 की कंडीशन फॉलो हो गई तो आपको ग्रेचुटी मिलेगा। 2A3 सीजनल के लिए, सीजनल एस्टैब्लिशमेंट के लिए। सीजनल समझते हैं ना, जो तकरीबन 7 महीना के अंडर ही काम करती हैं, उससे ज्यादा काम नहीं करती, तो सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, टी, कॉफी, रबर, कॉटन इंडस्ट्री, ये सीजनल है ना। तो उनके ऊपर 2A3 लगता है, 2A1 में नहीं लगता, 2A2 भी नहीं लगता, राइट। लेट्स स्टडी अबाउट 2A1। A person employee shall be in continuous service for a period if he has for that period has been in uninterrupted service, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूस सर्विस में हो। अगर बाई चांस वो नहीं रहा कंटिन्यूस सर्विस में एज पर 2A1 तो उसको 2A2 में चेक करेंगे। यहाँ पे भी नहीं रहा तो 2A3 देखेंगे, पर 2A3 इज ओनली फॉर सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, नॉट फॉर एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, वो सीजनल के लिए ही अप्लाई होता है। चलो लेट्स स्टडी इन डिटेल व्हाट इज 2A1, 2A2, 2A3। ये हो जाएगा तो फिर हम एक और वीडियो करेंगे, अपनी अगली वीडियो करेंगे, उसमें हमारा ग्रेचुटी खत्म हो जाएगा। 2A1, an employee shall be said to be in continuous service for a period if he has for that period been in uninterrupted service। अगर वो इंसान बिना किसी इंटरप्शन के कंटिन्यूसली काम किया है तो वो माना जाएगा कंटिन्यूस सर्विस में। और अगर इंसान कंटिन्यूस सर्विस में आ गया तो बढ़िया ग्रेचुटी मिलेगी आपको, कोई दो राह नहीं है, बिल्कुल ग्रेचुटी मिलेगी। पर अब बात आती है कंटिन्यूस सर्विस का क्या मतलब है, छुट्टी नहीं ले सकता या घर नहीं बैठ सकता या रोज आएगा, या क्या है कंटिन्यूस सर्विस का मतलब। कंटिन्यूस सर्विस का मतलब है कि आपने 5 साल बिना इंटरप्शन के सर्विस दिया है। अब आप बोलो कि मैम ठीक है इंटरप्शन छुट्टी वुट्टी ले ली, जो अलाउड है वो तो ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्शन? इंटरप्शन मतलब लंबे समय की आपने छुट्टी नहीं ली है और आपने कोई और ज्वाइन नहीं करा है, आपने कोई इंटरप्शन नहीं हुई और आपकी सर्विस कंटिन्यूस रही है, तो उसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड सर्विस। पर कुछ इंटरप्शंस हैं जो लॉ कह रहा है अलाउड है, क्योंकि देखो इस चीज को कैसे रोक सकते हैं, जैसे सिकनेस, कोई बीमारी हो गई इंसान को, एक्सीडेंट हो गया उसका, क्या करेगा बेचारा, एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉयर बोलेगा कि हाँ भैया कंटिन्यूस सर्विस ही, वो तो एक्सीडेंट हो गया तो थोड़े समय के लिए छुट्टी पे चला गया, लीव पे चला गया, दैट इज अलाउड बाय एम्प्लॉयर। Absence from duty without leave, not being in respect of which an order treating the absence as break in service has been passed in accordance with the standing order rules। आपने स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स भी, स्टैंडिंग ऑर्डर पढ़ा हुआ है। अगर किसी स्टैब्लिशमेंट में स्टैंडिंग ऑर्डर्स के हिसाब से आप इतने समय की छुट्टी ले सकते हो और आपने उसी के हिसाब से छुट्टी ली है, आपने कोई ब्रेक इन सर्विस का मोटिव नहीं रहा आपका, तो परमिसेबल है। ले ऑफ हो गया, एस्टैब्लिशमेंट बंद है किसी कारण, स्ट्राइक है या लॉकआउट या वर्क ही नहीं हो रहा ड्यू टू नॉट ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब मशीन खराब हो गई, गवर्नमेंट ने काम रुकवा दिया,
कोई नेचुरल कैलेमिटी होगी जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ भी रीजन हो सकता है। अगर इन कारणों से कोई भी छुट्टी हो जाती है एम्प्लॉय की तो वो इंटरप्शन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, परमिट है। चलो 2A1 तो ठीक है। अभी कोई इंसान 2A1 में नहीं आ पाया, मतलब उसकी इंटरप्शन इन सर्विस हो गया, मतलब कॉन्टिन्यूस सर्विस नहीं हो पाया। तो अभी कोई इंसान है, उसने 7 साल काम किया, 7 years, फिर ना 8 महीने का ना गैप आ गया, इंटरप्शन आ गया। और ये इंटरप्शन ना 2A1 के परमिसिबल इंटरप्शन में नहीं आता। ये ऐसा इंटरप्शन है जो 2A1 की जो भी अपने पीछे पड़ा है सेक्शन, उसमें नहीं आ रहा। फिर वो वापस आया, उसने 2 साल और काम किया, अब वो उसकी एज हो गई है, वो छोड़ के जा रहा है। ठीक है, रिटायरमेंट हो रहा है, सुपर एनुएशन हो रहा है। अब उसको ग्रेजुइटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए पहले 2A1 चेक करेंगे। 2A1 में सपोज फॉल नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूस सर्विस नहीं दी, सपोज ये 4 साल दिए, 4 साल कॉन्टिन्यूस सर्विस नहीं दी, लेकिन अगर 2A1 में फॉलो नहीं कर रहा तो हम क्या चेक करेंगे, 2A2। सो लेट्स रीड अबाउट 2A2। 2A2 में क्या है, 2A2 में क्या बातें करी गई हैं। 2A2 विच इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सीजनल, ऑब्वियस बात, मैंने अभी आपको बताया 2A3 एप्लीकेबल होता है सीजनल पे, तो ये तो सीजनल पे नहीं होता एप्लीकेबल। Where an employee not being an employee in seasonal establishment is not in continuous service within the meaning of clause 1, तो आपने 2A clause 1 में जो पीछे पड़ा, अगर एक इंसान उसमें फॉल नहीं हो रहा for any period of 1 year or 6 months, he shall be deemed to be in continuous service under the employer as follows। अभी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। फिर हम एम्प्लॉय को बोलेंगे देखो दिल छोटा मत करो, तुमने काफी समय दिया था पर किसी कारणवश आपकी इंटरप्शन आ गई, नो प्रॉब्लम, हम पिछला 1 साल या 6 महीने में से आपका रिकॉर्ड देखते हैं। ठीक है, 1 साल या 6 महीने। अगर किसी एम्प्लॉई ने, इफ एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 कैलेंडर मंथ्स, जिस डेट में आपका ग्रेजुइटी मिल रहा है आपको, उससे पिछले 12 महीने में अगर आपने 190 डेज काम किया है, पिछले 12 महीने में 190 डेज काम किया है, और आपकी एस्टैब्लिशमेंट 6 डे वर्किंग है, 6 डे या 7 डे वर्किंग है, या फिर आपने 240 दिन काम किया है, मतलब अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट लेस देन 6 डे वर्किंग है, मतलब 5 डे वर्किंग है, 4 डे वर्किंग है, और अगर ऐसी एस्टैब्लिशमेंट में आपने 190 दिन काम किया है, अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट 6 या 7 डेज वर्किंग है, मतलब मोर देन 6 डे वर्किंग है, देखो लेस देन 6 डे में क्या आया, 5 दिन वर्किंग है, 4 डे वर्किंग है, 3 डे वर्किंग है, अगर ऐसी एस्टैब्लिशमेंट में तुमने 190 दिन काम करा है पिछले 12 महीने में, और अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट 6 या उससे ज्यादा डे वर्किंग एस्टैब्लिशमेंट है, और वहां अगर तुमने 240 दिन काम किया है, तो तुम क्वालिफाई कर जाओगे, फिर तुम्हें मिल जाएगी ग्रेचुटी। मतलब 2A1 में नहीं फॉल कर रहे थे तो दिल छोटा हो गया एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय को बोले 2A2 में चेक करते हैं तुम्हें। ठीक है, और अगर पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देख रहे हैं तो ठीक, इसका आधा हो जाएगा। अगर आपने एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट में जो 6 डे से कम डे वर्किंग है, 5 डे 4 डे, तो वहां पे आपके पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड होना चाहिए, 95 डेज आपने काम करा हुआ होना चाहिए। और अगर 6 या 6 से ज्यादा डे वर्किंग है तो 240 डेज, सॉरी 240 तो पूरे ईयर का था ना, इसका आधा 120 डेज काम करा हुआ होना चाहिए। अगर आप ये कंडीशन क्वालिफाई करते हैं तो आपको ग्रेचुटी, आपको कंटिन्यूस सर्विस में माना जाएगा। मैं सीधा ही नहीं बोलूंगी ग्रेचुटी मिलेगी, क्यों? क्योंकि हो सकता है आपकी ग्रेचुटी किसी और रीजन की वजह से आपको ना मिले। ये मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपको कंटिन्यूस सर्विस में माना जाएगा, यू विल बी डीम्ड टू बी इन कंटिन्यूस सर्विस, अगर आपके पिछले 1 साल का रिकॉर्ड ऐसा दर्शाए या 6 महीने का रिकॉर्ड दर्शाए। 6 महीने का रिकॉर्ड या 1 साल में कहीं पे भी आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको कंटिन्यूस सर्विस में माना जाएगा। ठीक है, और 2A3 पता क्या बोलता है? अच्छा, अब यहाँ पे एक 2A3 करने से पहले छोटी सी बात है, तो नंबर ऑफ डेज जो अभी आप पीछे पढ़ के हटे हो उसमें ना ये डेज भी कैलकुलेट होंगे। मतलब अभी जैसे कोई इंसान है, उसने ना 220 दिन काम किया, मैंने उसको बोला भाई तुमने 220 दिन काम किया, तुम 240 दिन होना चाहिए, हम तो 7 डे वर्किंग है, तो कानून ने तो 240 बोला है, तुम्हारा 220 बन रहा है। वो कह रहा है अच्छा 220 कैसे बन सकता है, तुम्हारी एस्टैब्लिशमेंट कुछ पिछले 2-3 महीना पहले ना पूरे 15 दिन के लिए बंद थी। तो मैंने कहा अच्छा 15 दिन के लिए बंद थी, 15 दिन ऐड करने पड़ेंगे, फिर तो 235 हो गया। मैंने कहा भैया ये तो अभी भी
240 से कम है। फिर उसने कहा अच्छा मैंने ना लीव विद फुल वेजेस ली थी, ठीक है, पिछले साल में मैंने अर्न करी थी वो 3, चलो ऐड कर ली, 238 हो गया, अभी भी कम है। फिर उसने बोला तुमने ना टेम्पररी डिसेबलमेंट हो गई थी, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था जिसकी वजह से मैं 15 दिन छुट्टी पे था, वो तुम्हारी मशीन की वजह से मेरा हाथ टूटा था, तुम्हारी मशीन की कमी की वजह से, तो तुम्हारे ही डॉक्टर ने मुझे 15 दिन रेस्ट पे बोला, तो नहीं तो मैं यहीं पे काम कर लेता, तो टेम्पररी डिसेबलमेंट तुम्हारी वजह से हुआ, मेरे 15 दिन जोड़ो। उसने कहा अच्छा 15 दिन जोड़ लो भाई इनके, 253 हो गए, बढ़ गए 240 से ऊपर, राइट। या मैटरनिटी लीव भी होती है, वो भी ऐड करी जाती है, माइनस नहीं करी जाती। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करे हैं उसमें ये सारे डेज को भी ऐड करा जाता है। लेड ऑफ, लीव विद फुल पेजेस, टेम्पररी डिसेबलमेंट, मैटरनिटी लीव। फिर हमारा 2A क्लॉज 3 क्या बोलता है कि अगर आपकी सीजनल एस्टैब्लिशमेंट है तो आपका कॉन्टिन्यूअस सर्विस कैसा देखा जाएगा, आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए 75%। अगर आपकी 75% जितने भी दिन एस्टैब्लिशमेंट में काम हुआ है, अगर आपने उसका 75% भी काम किया है, देन यू विल बी कॉल्ड एज डीम्ड टू बी इन देन यू विल बी कॉल्ड एज टू बी इन कॉन्टिन्यूअस सर्विस। अभी हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस सर्विस। ग्रेजुटी मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो और आगे की बात है ना। वैसे ग्रेजुटी किसको मिलेगी, एक तो आपके एस्टैब्लिशमेंट पे एक्ट लगना चाहिए, दूसरा तुम इस एस्टैब्लिशमेंट के एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आने चाहिए, तीसरा कॉन्टिन्यूअस सर्विस, ठीक है ना। और कॉन्टिन्यूअस सर्विस के लिए आपको कौन सा सेक्शन देखना है, 2A क्लॉज 1, 2A क्लॉज 2, 2A क्लॉज 3, ठीक है। When is gratuity payable? तो gratuity कब payable होगी उसके लिए सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 बात कर रहा है। gratuity shall be payable to an employee on the termination of employment, जब employment छोड़ेगा तब, after he has rendered continuous service for not less than 5 years। मैंने आपको बताया ही, उसके सुपर एनुएशन में मिलेगा ग्रेचुटी, उसके रिटायरमेंट में मिलेगा, या रिजाइन वो करेगा तब मिलेगा, या डेथ या डिसेबलमेंट या एक्सीडेंट डिसीज हो जाता है जिससे वो घर ही बैठा रहेगा परमानेंटली, तो उसको ग्रेचुटी मिलेगा अंडर सेक्शन 4 subsection 1, right? To whom the gratuity is payable, तो यहाँ पे कह रहे हैं किसको ग्रेचुटी मिलेगी। मैं एक एक करके लाती हूँ, तो इतनी अच्छी एनिमेशन बनाई और मैं जल्दी जल्दी से ले आई। पहला, एक तो एम्प्लॉय को खुद मिलेगा ग्रेचुटी, एम्प्लॉय हिमसेल्फ, एम्प्लॉय इज गोइंग टू गेट द ग्रेचुटी, है ना, क्योंकि उसकी मेहनत है, उसके कॉन्टिन्यूअस सर्विस है, उसी को मिलेगा ग्रेचुटी, और तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को मिलता है ग्रेचुटी। अगर एम्प्लॉय जिसको ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को मिलता है। तीसरा, अगर नॉमिनेशन नहीं करा तो उसके जो भी लीगल इयर्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी के संपत्ति के जो अब होल्ड कर रहे हैं राइट, उनको मिलेगा ग्रेचुटी, राइट। और अगर उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी या लीगल ईयर माइनर है तो माइनर को तब मिलेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास पैसा रहेगा, माइनर को तब मिलेगा जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेगा, तब तक उसका पैसा बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रहेगा, राइट। चलिए आगे, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 बात कर रहे हैं, बट ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने ग्रेचुटी के बेसिक्स करे हैं, अगली क्लास में हम ग्रेचुटी को कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स अब बहुत जल्दी ग्रेचुटी आपका मैं पार्ट ए स्टार्ट कर दिया था SBIL में, अब आगे मेजर चैप्टर्स लेने वाली हूँ पार्ट ए के। सो बी देयर, प्रिपेयर विद मी एंड यू कैन वॉच क्लासेस n number of times and take the benefit. Thank you so much. Till then, please do revise, like, subscribe and share classes and give the benefit to other students also who are preparing for CS, right? So I will see you in the next class and we'll complete gratuity. ओके, टिल देन ये जितना हमने पढ़ा है ना उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि देखो लॉ डिफिकल्ट लगती है, पर अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे बीच में तो कैसे चलेगा। ये मैंने यहाँ पे इसलिए रोक दिया क्योंकि यहाँ पे आधा चैप्टर हो जाता है, तकरीबन हो जाता है, तो आगे की बातें हम इकट्ठा हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल बी कंप्लीटिंग ग्रेचुटी। थैंक यू सो मच।